आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक लेके आए हैं और वो है कि अगर आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो यकीनन आपको नापसंद किया जाएगा। तो हमेशा लोगों की नापसंदीदगी या लोगों की तनकीद को आप अपने ऊपर सवार ना करें। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको इरिटेट कर रही है। एंड कई दफ़ा हम ये कहते हैं हाँ यही तो बात है, उनको इरिटेट कर रही है एंड दे वांट यू टू चेंज, but what I'm trying to say is कि probably you don't need to change anything about yourself. What is triggering them is a them problem. लेकिन इसको understand कैसे किया जाए? कब आप unreasonable हो रहे होते हैं और अगला बंदा सही है, या कब आपसे जो चीज़ मांगी जा रही है वो हद से तजावुज़ है, वो एक्सप्लॉयटेशन है, यही सारी गेम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जब लोग आपको ये फीडबैक दें दैट यू आर डिफ़िकल्ट, यू आर नॉट ईजी टू वर्क विद, तो इसका असल मकसद क्या होता है, किस हद तक हमें इसको एज़ पॉजिटिव फीडबैक लेके अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए और किस हद तक हमें इस पे कान नहीं धरने चाहिए। हमारे साथ फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ़लक ज़हरा मोहसिन मौजूद हैं जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़लक आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं नौरीन शमसुद्दीन, हु इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड अ पेरेंटल कोच। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। सिंस यू आर अ पेरेंटल कोच नौरीन, आई वांट टू बिगिन विद यू, क्योंकि ये फ़ीडबैक हम सबसे ज़्यादा बच्चे को दे रहे होते हैं। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं तुम गंदे बच्चे हो, तुम बात नहीं सुन रहे हो, या मामा तुमसे नाराज़ हो जाएंगी, बेसिकली हम उसको डिसिप्लिन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त के जो एक्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टग ऑफ वॉर अगर एक्सट्रीम्स पे चली जाए तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे इसका क्या असर होता है? आई थिंक जब आपने कंट्रोल की बात की ना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक 4 साल का बच्चा भी कंट्रोल होना नहीं चाहता। उसको भी यू वांट टू गिव देम सम लेवल ऑफ अथॉरिटी कि ठीक है आप खाना खा रहे हो तो यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट टू ईट, गिव देम दैट ऑप्शन। दे आल्सो वांट कि उनके पास भी कोई ऑप्शन हो, उनके पास एजेंसी हो। बिकॉज जब आप उनको एक सेंटेंस स्टार्ट करोगे ना कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, उसके बाद वो आपकी कोई नहीं सुनता। उसका बिल्कुल फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है कि ठीक है ये तो शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, माई होल वर्ल्ड, अ मदर इज़ देयर चाइल्ड्स होल वर्ल्ड, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, शी इज़ नॉट ऑन माई साइड, शी इज़ अगेंस्ट मी। दैट्स व्हेन दे टर्न देयर बैक। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं फ़लक, आवर पेरेंट्स हैड सॉफ्ट पावर, लाइक दे हैड हार्ड पावर एज वेल, बट दे हैड अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर, कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक्शन लेने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, वो डांटना भी नहीं पड़ता था, डंडा भी नहीं उठाना पड़ता था, वो सिर्फ नज़र से काम कर लेते थे। वो सॉफ्ट पावर कहाँ चली गई है एंड हाउ डज दैट इफेक्ट, यानी वो भी तो कंट्रोल ही है ना? अच्छा, I like that because one major dislike, the whole entire topic of yours actually revolves around control in a way, right? अब अगर वो soft power चली गई है तो we have to look at it कि generations are changing, और जब तक generations, I mean अभी Gen Alpha है शायद, उसके बाद वाली जो भी generation है उनके ऊपर तो और भी कुछ काम नहीं असर होगा। So एक कंडीशनिंग का लेवल होता है, हमारी आदत होती है, हमारे अंदर फियर इंस्टिल भी किया जाता था। आई मीन जब हम बच्चे थे या इवन हमारे पेरेंट्स, तो अब्बू से डर लगवाया जाता था। इट्स अ कॉमन थिंग कि अब्बू या दादा आ जाएंगे तो डांटेंगे तो तुम पहले सही हो जाओ, आने तो तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाऊंगी। एग्जैक्टली। सो वो जब आपने फियर इंस्टिल किया हुआ है तो जैसे ही एक नज़र आती है वो फियर एक्टिवेट हो जाता है। फियर के बच्चे में कि मैंने कुछ गलत कर दिया, अब मुझे डांट पड़ेगी, या अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, या समथिंग, राइट, या मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो जहाँ वो फियर इंस्टिल किया हुआ होगा, फियर इज़ अ वे ऑफ कंट्रोलिंग। बिल्कुल सही। तो हम कभी डरा कर, धमका कर और यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाकर भी एक तरह से खौफ ही इंस्टिल करते हैं। लाइक अगर एक बच्चे को ये कहा जाए कि तुमने अगर ये किया मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, तो अपनी नाराज़गी को हमने यहाँ पे एक हथियार बनाया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये कि दौर जदीद हो या पुराना वक्त हो, लोग हमेशा से कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और ये हम करते क्यों हैं, यानी इसके पीछे इंसेंटिव क्या होता है? क्या पेरेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से आउटसोर्स नहीं कर दिया, यानी बच्चा जिस तरह से एक्ट या बिहेव कर रहा है पेरेंट्स डायरेक्टली समझते हैं कि ये उनकी पेरेंटिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है? या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर आप यही चीज़ बच्चों में और बड़ों में यानी वालिदैन में देख सकते हैं, आप यही चीज़ बिटवीन स्पाउसेस देख सकते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बीवी बग़ैर बताए तुमसे नौकरी कर रही है या बग़ैर तुमसे पूछे कहीं चली गई है। सो दीज कंट्रोल टैक्टिक्स हमारे हर रिश्ते में हमें नज़र आती हैं। जब ये हद से तजावुज़ करती हैं
तो ये टॉक्सिक बन जाती हैं। अब हमारे साथ हसन अब्बास भी मौजूद होंगे जो एक जर्नलिस्ट हैं, और इनके आने के बाद अब हम सब अपने अपने ग्रिड में चले गए हैं। सो वील हैव टू फेस आवर कैमरास, दैट इज़ फॉर फलक एंड फॉर नौरीन, कि अब आप लोग अपने कैमरास में देख के बात करेंगे। हसन, आप क्या कहते हैं इस कंट्रोल के बारे में? ये जो नीड फॉर कंट्रोल है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, और जब तक हम अपना कंट्रोल असर्ट नहीं करते हम इतने पावरलेस क्यों महसूस करते हैं? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। और बड़ा अच्छा आपका आज का टॉपिक है। कंट्रोल जो है ये पावर से रिलेटेड है, और पावर इंसान को चाहिए ही इसलिए होती है ताकि वो मासेस को जो है वो कंट्रोल कर सके और अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सके और सबको जो है वो अपनी छतरी के नीचे रख सके। मगर जहाँ तक बात है कि जब तक आप कंट्रोल होते रहेंगे तब तक आप जो है वो फेवरेट रहेंगे। जहाँ आपने कंट्रोल होना छोड़ा वहाँ आपको जो है वो नफरत की नज़रों से जो है वो देखा जाएगा, और ऐसा बिल्कुल होता है। और ये सारी चीज़ें जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे कि माँ बाप की पेरेंटिंग के हवाले से, तो पेरेंटिंग देखिए एक अमल होता है आपको तरबियत का। आपको पता है कि आपके माँ बाप आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप फिर भी आया उनसे कंट्रोल नहीं हुए तो वो शायद आपसे नफरत ना करें, वो आपको डांटें, आपको समझाएं, मगर फिर भी वो आपके साथ रहेंगे, आपको आगे बढ़ने में जो है वो मदद करेंगे। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब आप अपने इतराफ़ में लोगों को देखते हैं, जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कहीं पर, तो हमारे माशरे के अंदर लोगों में इतना सख्त मौजूद नहीं है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हैंडल कर सके। जहाँ पर आप कोई राय से इख्तिलाफ करेंगे आप पसंद नहीं की जाएंगी, आपको लोग जो है वो नफरत की निगाह से देखेंगे, लोग बोलेंगे कि आपका योर नॉर्मल इज़ नॉट एवरीवन्स नॉर्मल। अच्छा तो ये हसन, भी आपकी बात से मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि मैंने एक जगह एक सेइंग पढ़ी थी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है तो इस बात पे तवज्जो दीजिए कि आप किस पर तनकीद नहीं कर सकते या किससे इख्तिलाफ़ राय नहीं कर सकते। इट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेटर कि यकीनन वो एक ऐसी हस्ती, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ जो कहते हैं ना कि हमारे पर जलते हैं जी, इससे आगे हम बात नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ नोइंग कि हु इज़ कंट्रोलिंग यू। घरों के अंदर हम बड़ा क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो सरबरा है वो सही फ़ैसला करे, गलत फ़ैसला करे, गर्म मिजाज हो, सही बात कर रहा हो, इंसाफ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसके हर फ़ैसले पे सरेख़म आप तस्लीम कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब ये चीज़ें हद से तजावुज़ करती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या फ़लक ये बात हम मान कर चलें कि anybody and everybody is going to snap after a certain while, यानी कंट्रोल होने की क्या कोई एक्सपायरी डेट होती है, या अगर आप बहुत छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में किसी को ये कंडीशन कर दें तो फिर वो सारी ज़िंदगी उसी अहाते में रहता है, या ये भी फितरत है कि कहीं ना कहीं जाकर उस इंसान ने एक्सप्लोड होना है, स्नैप होना है, वो आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा? अच्छा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन मैं एक चीज़ ऐड करूँगी फ्रॉम व्हाट वाज जस्ट बीइंग सेड बाय, बहुत अभी वायरल एक हुआ था जिमी किमेल का इंसिडेंट वेयर ही वाज आई मीन शो ऑफ फेयर हो गया था, दैट वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल, राइट। और उसमें भी अगर हम देखें तो ही प्रैक्टिस्ड फ्री स्पीच और ऑटोनॉमी, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर लें, एंड देन फेस्ड बैकलैश। देयर विल ऑलवेज बी बैकलैश, चाहे हम प्राइवेट लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, या फिर हम सिस्टम में जो कंट्रोल आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो या किसी भी लेवल का हो। बैकलैश के लिए ऑटोनॉमी कभी कभी एक्सरसाइज करने के लिए बैकलैश के लिए तैयार होना पड़ता है, राइट। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमारे साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ये भी आपको प्रिपेयर होना है कि मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील कर सकता या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अगर कर सकती हूँ एंड आई हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट रेजिलियंस व्हिच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर शायद इट्स ओके कि आप अपनी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करें, असर्ट करें। लेकिन अगर ये होता है कि शायद मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं ज़्यादा दबती चली जाऊँगी। सो देयर इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग कि एक मैं और कितना हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन फलक सवाल मेरा वही है कि कब तक, यानी अगर हम ये कहते भी हैं कि जैसे हम पुराने ज़माने में देखते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले ख़वातीन टॉक्सिक सिचुएशंस में होती थी और वो बर्दाश्त सिर्फ इसलिए करी होती कि उनकी सर्कमस्टांसेस, मेरे पास अभी कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, बच्चे मेरे छोटे हैं, चलो मैं दबती जा रही हूँ। मेंटली उसको पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, बट शी इज़ लेटिंग हर सेल्फ बी कंट्रोल बिकॉज हर सर्कमस्टांसेस आर लाइक दैट। लेकिन क्या ये हमेशा चलता रहेगा, और विल देयर बी एन एक्सपायरी डेट कि भाई नो मोर?
और नो मोर के लिए जैसे आपने कहा कि सर्कमस्टांसेस के बदलने का, बैकलैश के आने का, अनकंफर्टेबल होने का थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस डिस्कम्फर्ट को ज़रा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कंट्रोल से निकलेंगे, एक वो डिस्कम्फर्ट है जो दूसरे आपको देंगे, एक वो है जो आप अपनी फितरत से भी तो लड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपको बहुत अरसे से कंट्रोल किया जा रहा है। सो वील टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम राइट आफ्टर अ ब्रेक। Welcome back after the break. अच्छा, every time that you are being controlled probably is not your problem. और ब्रेक से जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, how do you draw the line कि कहाँ ये मसला उनका है, यानी उनका रवैया बदल गया है, आपने जैसे ही पुश बैक किया है तो जो आपको सामना हो रहा है वो तनकीद का है, बैकलैश का है। दूसरा ये कि हो सकता है वो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कंडीशनिंग को तोड़ रहे हैं। जो आपको जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा था, आप उस होल से बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अनकम्फर्टेबल होगा। हसन, ये सवाल आपसे, कई दफ़ा हम इमेजिन कर रहे होते हैं और ये चीज़ हमें मज़ीद कंट्रोल करवा रही होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात सारी ये है कि आपको जो है वो सब्र करना चाहिए और आपको देखना चाहिए। सबसे पहले तो जो है वो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आया आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में तो नहीं है। और हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। हमें पूरी उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करना होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप बहुत ज़्यादा विटी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो सर्टन रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, फ़ौरन जो है वो रिएक्शन नहीं दे सकते। तो आपको देखना पड़ता है कि आप कब कहाँ बैठे हुए हैं, मगर आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं और आपने सामने वाले को पूरा एवेल्यूएट करना है कि आया वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या वो मुझे जो है वो अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप लेकिन हसन भाई, मेरा एक सवाल है कि इसमें कब हमें फ़ैसला करना चाहिए? देखें, एक नॉर्मल सिचुएशन में जब ये सलाह हम किसी लाउबाली जज्बाती नौजवान को दे रहे हैं, तब तक तो ये बात समझ में आती है कि भाई मिजाज में थोड़ा ठहराव लेके आओ, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना होता। अगर कोई चीज़ आपको एंगर कर भी रही है तब भी आप थोड़ा धीमे लहजे में बात करें। लेकिन कब पानी सर से गुजर जाता है? नौरीन, ये सवाल मैं अगर आपके पास लेके आऊँ कि अब हमें पता है कि हमारा भी जो समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन की तो कोई इंतहा नहीं है ना, टेकर्स की कोई लिमिट नहीं होती। आए दिन हम लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि वो जॉब पे थे, अच्छे भले गए थे, 3 महीने हुए थे ज्वाइन किए थे, लेकिन वो किन प्रेशर से गुजरे थे हमें अंदाज़ा नहीं था। और यकायक ख़बर बनती है कि किसी ने सुसाइड कमिट कर ली या कोई और एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। तो हमें कब पता लग जाना चाहिए कि अब पानी सर से ऊँचा हो रहा है? आई थिंक कि अगर आप किसी इंसान के साथ हो, या जैसे आपने मेंशन किया कि आप कोई जॉब पे हो, तो पहले तो आप ये सोचें कि यहाँ रहना या इस इंसान के साथ रहना आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ज़ात को बेनिफिट कर रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है। अगर आप इनका एक और काम कर देते हो या एक और जगह पे चले जाते हो या एक और दिन जॉब पे चले जाते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुँचा रहा है या वो आपके कोई फ़ायदे की बात कर रहा है। अगर आपको लगे कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कि अब इस जगह पे रहने से मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या इस इंसान के साथ रहने से मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड पुट योर फीट डाउन एंड यू शुड वॉक आउट। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई जॉब हो या अच्छा, जॉब में ज़्यादा लोग ट्रैप्ड फील करते हैं फलक, क्योंकि ख़ास तौर पे आजकल हमारे इर्द गिर्द आप देखें, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। जॉब अच्छी हो या बुरी हो, सर्कमस्टांसेस उसके जैसे भी हों, वो पेचेक लोगों के लिए अहम होता है। लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ कि एक वो लोग भी तो है ना जिनका तवक्कुल अल्लाह पे है और अल्लाह ताला का वादा है रिस्क का, तो फिर हम क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं इन वर्क प्लेसेस? अच्छा, एक तो आपका आई एग्री कि गॉड पे फेथ होना, अल्लाह ताला पे फेथ होना कि रिस्क उनके हाथ में है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि आपने स्ट्राइव करना है अपने रिस्क के लिए, राइट? ये तो बात है कि हमने खुद काम करना है तो ही हमें मिलेगा। सो एक तो वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि किस हद तक आई कैन डिपेंड ऑन अल्लाह एंड किस हद तक आई नीड टू स्ट्राइव टू गेट व्हाट ही इज़ प्रॉमिस्ड, राइट? और दूसरा, हम जब वर्क पे एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगेन लाइक नौरीन जस्ट मैंशनड, कि अगर मुझे अपनी बाउंड्री समझनी है, और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मुझे समझ आएगा कि मैं इन चीज़ों को दरगुज़र कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे साथ अगर थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन या कुछ ऐसा हुआ है कि एक काम का
क्रेडिट मुझसे ले लिया गया, लेकिन बार बार हो रहा है, तो मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं कि अब मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। तो आपको ये समझना है कि मेरा किन चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, किन चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसी चीज़ को अगर हम रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ले जाएं, और आप क्या समझती हैं, हर दफ़ा चीज़ें फाइनेंशियल नहीं होती, इमोशनल कंट्रोल भी बड़ा रियल है। हमारे यहाँ लोग समाज की, माशरे की दुहाई देकर आपको कंडीशन करते हैं कि नहीं जी, आपने एक जुमला बड़ा कॉमनली सुना होगा, मैं अपनी बीवी को इजाज़त देता हूँ काम करने की, जिस पे लोगों का एक बड़ा इख्तलाफ राय है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ग्रोन अप, एज एन एडल्ट, ये इंसान की अपनी एजेंसी होती है। लेकिन कल्चरली या एक फैमिली सिस्टम और सेटअप के हिसाब से हम समझते हैं एल्डर्स से, हस्बैंड से, जो भी उस घर के लोग हैं उनसे परमिशन लेना भी ज़रूरी है। तो इसमें आप कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल किसके हाथ में समझती हैं, एंड हाउ डू यू मेक पीस विद इट? आई थिंक अगेन इसका यही जवाब होगा कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि काम करने आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है। आई थिंक अगर आप इस बात का जज कर सकते हो, वैसे तो आपके हाथ में, यू आर एन इंडिविजुअल, यू गेट टू डिसाइड कि आपकी लाइफ किस तरह से आप डिक्टेट करते हो। बट आपको लॉन्ग रन में आप देखें, शॉर्ट रन में तो ठीक है आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी आई हैव अ 4 year old, इफ़ आई वर्क राइट नाउ आई कांट गिव हर टाइम। फॉर शॉर्ट रन आई एम गोइंग टू बी गुड, मैं काम भी करूँगी, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, मेरा स्टेटस भी बढ़ सकता है। बट लॉन्ग रन में मैं वो 4 years 5 years जो उसकी ग्रोइंग ईयर्स है वो मैं मिस कर जाऊँगी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। अगर आप देखो कि मैंने बहुत सारे लोगों को, लाइक एल्डरली वुमेन या सोशल कमेंटेटर्स, उन्होंने रील्स बना के इस किस्म की एडवाइस देते हुए ख़वातीन को नज़र आते हैं कि जी 50,000 की नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपना घर बर्बाद ना करें। अ वेरी एक्सट्रीम व्यू। बट एट द सेम टाइम हसन, अगर एक प्रोफेशनल ख़ातून है और चलें वो ये कुर्बानी देती भी है कि वो थोड़े अरसे से अपने करियर से ब्रेक लेगी, शी इज़ फोकस्ड ऑन फैमिली, ऑन द किड्स, यही ख़ातून वो भी है जिसको फिर फाइनेंशियल एक तरह से कंट्रोल भी किया जाता है। जब उसकी डेली ज़रूरियात के लिए एक तरह से वो अपने घर वालों पे, घर का जो भी सेटअप है, या तो अपनी सास से पैसे मांग रही होती है या हस्बैंड से पैसे मांग रही होती है, एंड इट्स दीज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक तरफ से आपने जो जो कल्चरल बैरियर्स हैं उसको इस्तेमाल किया है उसको फाइनेंशियली और कल्चरली कंट्रोल करने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें सिद्रा, आप कहीं पर भी जाएं, आया वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या आपकी माशी ज़िंदगी हो, आपको हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर सी बात है, घरेलू ख़वातीन जो कि काम नहीं कर रही होती, बाहर कोई जॉब्स वगैरह नहीं कर रही होती, लेकिन उनके ऊपर वो घर के अंदर रह के ज़्यादा काम कर रही होती हैं दीगर ख़वातीन के मुकाबले में भी। मगर फिर भी जो है, ये एक ऐसी नौकरी है जो कि बड़ी थैंकलेस है, जिसमें ना आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती है, ना आपको कोई पैसे मिलते, और आपको किसी पैसे के लिए जो है वो कभी अपने मियाँ की शक्ल देखनी पड़ती है, कभी जो है वो आपको अपने ससुराल वालों को देखना पड़ता है। इसीलिए जो है वो आजकल के दौर में ख़वातीन कोशिश करती हैं कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो सके, ताकि देखिए आज आपकी किसी के साथ शादी है, सारी ज़िंदगी आप पता नहीं उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। कोई खातून है वो विधवा हो जाती हैं, उसके बाद वो फाइनेंशियली कहाँ जाए अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो, अगर वो एम्पावर्ड ना हो, अगर उसका शौहर छोड़ के चला जाता है, अगर तलाक हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़ आप फेस कर रहे हो। जहाँ तक कंट्रोल की बात रही, देखिए सिद्रा, आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आप इख्तिलाफ करके देखिए, आपके बॉस ने ना ठुड्डे मार के आपको बाहर निकालना है। वो कहता है भाई मैं पैसे दे रहा हूँ या मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मेरी सुनो और मेरी जी हजूरी करो। वो एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। क्या तो बात ये है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, हसन की बात भी सुन लेते हैं, देन आई विल टेक अ ब्रेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी बात को ज़रा कंटिन्यू करते हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं या जो फेवरेटिज़म को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, आपको अक्सर ये महसूस होगा कि यार अगर मैं जी हुजूरी ज़्यादा करता, अगर मैं बहुत ज़्यादा डोसाइल बनता या हर बात पे जो है ना हाँ में हाँ मिलाता, तो शायद मेरी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाती। लेकिन मैं इसको एक अलग ज़ाविये से इस तरह भी देखती हूँ
कि जो लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनमें ये बड़प्पन तो है नहीं, ये जेनरोसिटी तो है नहीं कि वो अपने फ़ायदे के साथ साथ आपके फ़ायदे की सोच सकें, लेकिन साथ ही वो आपको सबसर्विएंट बनाकर, आपको दबाकर, आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर कर अपने आप को ऊंचा समझने के अगर ख्वाब देख रहे हैं, तो वो लोग ख़ुद कितने पेटी होंगे। यानी एक तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि आप कंट्रोल हो रहे हैं, फिर एक होता है ना कि यार दुश्मन इस काबिल भी तो हो कि वो कंट्रोल कर सके, उसकी अपनी कोई औकात नहीं लग रही है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिशें देखो कितनी नन्ही नन्ही पेटी ख्वाहिशें हैं। तो फिर ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आप कंट्रोल ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हसन, फलक और नौरीन मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं कंट्रोल की। ज़रा सा तस्वीर के दूसरे रुख पे भी नज़र डाल लेते हैं। जब कोई शख्स कंट्रोल करने का आदी हो और जिसको कंट्रोल कर रहा है उसने पुश बैक किया है, अभी आपके लिए धचका होगा, जिसको हम कभी कभार, अगर तो वो शख्स नार्सिसिस्ट है तो नार्सिसिस्टिक या ईगो इंजरी भी कहते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। कई दफ़ा लोग बज़ाहिर बड़े अच्छे होते हैं फलक, लेकिन जब नार्सिसिस्टिक या ईगो इंजरी मिलती है तो हम कहते हैं ना यार ये कितने पेटी हो गए। एक बड़ा इदारा है, बड़ा CEO है, लेकिन उसने अपने असर और रसूख से अगले बंदे का, जिसने उससे कंट्रोल होने पे इनकार किया है, उसका रास्ते रोक दिए हैं। आप कई दफ़ा देखेंगे लोग विंडिक्टिव होते हैं, कॉल कर कर आपकी अगली जॉब भी नहीं होने देते। एक है ना शख्स कि भाई आपके इदारे से तो वो चला भी गया, लेकिन उसके लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट करते हैं। ये हम पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं। 2 अफराद की नहीं बनी, तलाक हो गई, अलहदगी हो गई, लेकिन वो शख्स आगे भी कहीं बस ना पाए, तो उस तरह की भी एक्टिविटीज़ में लोग मुलव्वस होते हैं। ये नार्सिसिस्टिक इंजरी में जो शख्स मुब्तला होता है वो कितनी तकलीफ़ में होता है? अच्छा, एक चीज़ है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल जिसे हम कहते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है या नार्सिसिस्ट नहीं भी है, लेकिन कंट्रोल उसको चाहिए और उससे वो कंट्रोल ले लिया जाए, वो बंदा फ्रस्ट्रेट होगा। जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे आपका अग्रेशन निकलता है। दैट लिटरली साइकोलॉजी सेज कि हमें फिर किसी तरह से अपने आप का वो फ्रस्ट्रेशन निकालना है, और वो किस तरह निकलेगा? अग्रेशन में। और जब वो अग्रेशन आएगा तब ये सारी लाइक जो आप कह रही हैं कि रुकावटें डालना लोगों की, राह में विंडिक्टिव होना, रुकावट करना एक्सेट्रा, ये सब उस अग्रेशन का रिज़ल्ट होता है कि ओ जो मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो अब मैं जिसने मुझसे वो चीज़ ले ली है उसको दिखा कर रहूँगा या रहूँगी कि ये क्या हुआ मेरे साथ। यानी जैसे हम मिसाल में कहते हैं ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा, तो वो भी एक मेरा बॉल है, मैं कैसे खेलूँगा। नौरीन, आप क्या कहेंगी कि कई दफ़ा जब लोग इस तरह वाकई करते हैं कि आपके कंट्रोल से तो आप उनके कंट्रोल से तो निकल गए, लेकिन वो अब आपके लिए मुश्किलात या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हैंडल कैसे करना चाहिए? आई थिंक पहले तो आई फील सैड फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल कि वो खुद हमसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में होते हैं, कुछ हम तो वो करके भूल जाते हैं, वी आर ट्राई टू मूव ऑन, बट वो जो है वो दे ट्राई टू बच्चे होते हैं ना कुछ, कि वो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो आप कुछ खेल रहे होते हैं, वो खुद हार जाते हैं तो उनके भी टॉयज़ फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। अच्छा, ऐसे बड़े भी होते हैं तोड़ देते हैं, हाँ, तोड़ देते हैं वो कि मैं नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। आई थिंक इट शोज़ उनके दिमाग में भी ये वो फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, उनको पता चलता है कि अच्छा उनका दिमाग ज़्यादा पता चलता है कि वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स बेस्ट दैट यू इग्नोर योर सेल्फ, और आप जितना दूर जा सकते हैं उन लोगों से उतना आप दूर रहें। ठीक है हसन, आप क्या कहेंगे जब एक इंसान के कंट्रोल से चीज़ें निकलती हैं, तो वो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अग्रेशन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, एक बेबसी भी होगी कि यार मैंने तो इतना अरसा इस शख्स को दबा के रखा, और कभी कभार एक शौक भी होता है कि हाउ डेयर दिस पर्सन रिप्लाई बैक। यानी आप अक्सर मूवीज़ में नहीं हम ऐसे किरदार देखते हैं कि एक बड़ी डोसाइल कंट्रोल्ड वाइफ होती है, लेकिन जिस दिन वो स्नैप करती है तो वो पलट कर जवाब दे देती है, और वो एक माइक ड्रॉप मोमेंट होता है सबके लिए कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता। इस शौक से कोई कैसे बाहर निकल सकता है? देखिए, आपका सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन ही वही होता है जिससे आपकी कुर्बत रही हो। हाँ। क्योंकि जिससे आपकी कुर्बत होती है वो आपके इफ एंड बट्स को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है, आपको क्या बात ट्रिगर करेगी वो इस चीज को जानता है, क्या बात आपको इफेक्ट करेगी वो इस चीज को जानता है। तो जब आप किसी कंट्रोल से जब आप निकलते हैं तो यकीनन
आपको जो है वो उन सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है। और माजरत के साथ हमारे माशरे के अंदर जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। जहाँ हम देखते हैं कि जब लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं तो एक दूसरे को जो है वो डिसग्रेस किया जाता है, मैसेजेस लीक किए जा रहे हैं, तो पिक्चर्स लीक की जा रही हैं, तो वीडियोस लीक की जा रही हैं। ये तमाम तर मिसालें जो हैं ये हम आजकल रोज देखते हैं कि एफआईए के पास कोई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है जो कि रिवेंज में तब्दील हो जाती है, और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा होता है जहाँ पर दो लोगों के दरमियान कुर्बतें हों माजी के अंदर। अब आप कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ से छोड़ के चले गए तो आप दूसरी जगह पर आए, तो वहाँ पर आपको जो है वो पुरानी वर्क प्लेस के हवाले से आप फिर भी जो है वो हैरेस हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हैं। और जहाँ तक बात रही सिद्रा, हमारे यहाँ जो कंट्रोलिंग बैरियर है इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको उसके सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ताकत के ज़रिए आपको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है बार बार कि आपने अपने वर्क प्लेस पे भी कंट्रोल्ड रहना है, आपने अपने घर में भी कंट्रोल्ड रहना है, आपने रिलेशनशिप में भी कंट्रोल्ड रहना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको मेंटल हेल्थ को भी आपकी इफ़ेक्ट कर रही हैं। और जब आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और आप थोड़ा सा जो है वो रिबेलियस होते हैं तो उसके भी जो है वो आपको कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, अब ये जो है तमाम तर चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है कि अब हर कोई जो है वो मेरी बात नहीं सुनेगा, अब कोई मुझसे इख्तिलाफ राय भी कर सकता है, सामने वाले का अपना ओपिनियन भी हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ नॉर्मल होंगी और एक दिन इसको नॉर्मल होना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी तब तक लोगों को दबाया जाएगा, लोगों का जो है वो माशी कत्ल किया जाएगा। अब आप देखें ना, लोग काम कर रहे हैं और आपकी सैलरीज बढ़ नहीं रही, आपके एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल नहीं रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं? ये तमाम तर चीज़ें वो है कि आपके मालिक की जानिब से जो है वो आपको कंट्रोल किया जा रहा है कि आप अपने हुकूक के लिए बात नहीं कर पा रहे, आप अपने जो है वो दीगर ज़रूरियात के हवाले से बात नहीं कर रहे, जो कि आपका बेसिक राइट है, जो कि कानूनी तौर पर भी आपका और हक है। आपको हैरत होगी ये जानकर, क्योंकि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें, चिराग तले अंधेरा बड़े बड़े इदारों में हैं, कई ऐसे जो कि अलंबरदार बनते हैं इंसानी हुकूक के, लेबर राइट्स के, एम्प्लॉयज़ के राइट्स के, उन्हीं इदारों में आपको ये रविश और इस तरह की प्रैक्टिसेस भी नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए, बहुत शुक्रिया नौरीन और फलक आपका। तो मेरे ख्याल में वंस अगेन आई वुड लीव यू विद द सेम मैसेज जो कि मौला हुसैन का कॉल है कि जितनी देर में आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट साइन ऑफ इट, ठीक है, आपने मसलहतन अगर उसको बर्दाश्त भी किया है, दे विल कम अ टाइम इन योर लाइफ जब आपको थोड़ी बहादुरी, दिलेरी दिखानी पड़ेगी। देयर इज़ गोइंग टू बी ग्रोथ आउटसाइड दैट कम्फर्ट जोन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।